नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्य में हुए विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की यूपी की तुलना करते हुए कहा कि तब प्रदेश में टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकता और अव्यवस्था का माहौल था, जिससे नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। सीएम ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने तेजी से विकास किया और आज राज्य वर्ल्ड क्लास रोड और एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हाल नहीं। प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेसवे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेसवे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी, कैबिनेट ने इसकी घोषणा की थी। आज जो भी इस एक्सप्रेसवे से चलता है, एक बार उसका एहसास होता है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले सड़क और गड्ढे का पता नहीं लगता था। सुप्रीम कोर्ट की नजर अब दिल्ली की राजनीति में। राज्यसभा नामांकन को लेकर नया विवाद गहरा था, जहां कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन रद्द होने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वो कानूनी पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी नहीं करेंगे। नटराजन के मुताबिक पूरा विवाद फॉर्म 26 में दी गई जानकारी को लेकर है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ तथ्यों को छिपाया, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें केवल एक कानूनी नोटिस मिला था, न कि कोई लंबित आपराधिक मामला या दोष सिद्धि। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है, तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहां पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है,
संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो यह है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी, ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई, जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगी। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज राज्य भर के आदिवासी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक और समाज के प्रमुख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में विस्तार से इस बात पर चर्चा होगी कि सरकार पर आदिवासी जमीन, जंगल और संसाधनों को कथित रूप से छीनने के आरोप लग रहे हैं और किस तरह आदिवासी लोगों का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, आज पूरे प्रदेश के आदिवासी नेताओं के साथ आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता, एमएलए, एक्सएमएलए, समाज के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। और जिस तरह से ये सरकार आदिवासियों की जल जंगल जमीन को छीन रही है और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है, बेघर कर रही है, इन सब मुद्दों को लेकर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी और आने वाला समय में इसको किस तरह से लड़ा जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा रणनीति आज बनाएंगे, जिसको लेकर अभी 12 बजे से हमारी बैठक होनी है। ये विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पीएम आवास योजना के बारे में 2.5 साल की जानकारी दी और उन्होंने पूर्व सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए। पत्र में ही लिखा है उनकी जो राशि है उसका आवंटन नहीं किया था, जिसके चलते पूर्व मंत्री ने इस पर इस्तीफा भी। देखिए, सीधा सीधा स्पष्ट है, हम लोग जिस बात को लगातार बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी एक चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि प्रदेश में इतने आवास पूर्ण हुआ। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है और सामंजस्य भी नहीं है दोनों के बीच में कि बताना पड़ रहा है उप मुख्यमंत्री को। प्रदेश का मुखिया है, उन्हें तो सब पता होना चाहिए, सभी विभागों के बारे में पता होना चाहिए और उनको चिट्ठी लिखकर अगर बता रहे हैं तो स्पष्ट है कि सरकार में क्या चल रहा है, उससे समझ सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। और जिस राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम योगी 45 नए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और हर क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रगति के, उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में लगातार ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले
इस प्रदेश की तरक्की के लिए दिन रात काम करने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की वित्त व्यवस्था को बड़े सुचारू रूप से चलाते हुए देश की अगली पंक्तियों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे पहुंचाएं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं ऐसे हम सबके अगुआ माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, हमारे साथ राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, IIDC दीपक कुमार जी, उत्तर प्रदेश के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी श्री अवनीश अवस्थी जी, परिवहन विभाग के अधिकारीगण और नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब विदित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे लंबा कार्यकाल अभी कल ही पूरा हुआ है। ऐसे इस देश के साथ ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुआ, जिनके कुशल नेतृत्व में देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके नेतृत्व में भारत की चमक और धमक को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। दुनिया आज एक बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में चल रही है, लगभग पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बड़ी खबर है, जहां चेक डैम घोटाले को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। मानकों के विपरीत निर्माण पाए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। डीएम कपिल सिंह की रिपोर्ट और टीएसी जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के बाद अधिशासी अभियंता के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं कई अवर अभियंताओं पर भी गांज गिरना तय माना जा रहा है। जो कतिपय कई सारे आप ही के मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कानपुर देहात में जो है वो बड़ा गांव निगोहिया है, चेक डैम, सुंदरपुर चेक डैम है, रतनपुर चेक डैम था, फतेहपुर चेक डैम था। इसका संयुक्त जो रूप से निरीक्षण कर जो आख्या जिलाधिकारी के द्वारा चाही गई थी, उसमें कई सारी जो है कमियां थी और कमियों के बाद जिलाधिकारी के कानपुर देहात के रूप में मेरे द्वारा एक संस्तुति मंडलायुक्त महोदय कानपुर देहात श्री विजय पांडियन सर को की गई थी कि सर इसमें जो कतिपय अनियमितताएं दिख रही हैं और तकनीकी खामियां दिख रही हैं, ये उचित होगा कि अगर महोदय उचित समझें तो इसमें एक टेक्निकल ऑडिट कमेटी यानी जिसे टीएसी कहा जाता है उसका गठन करें और उस गठन से इस जो भी धनराशि, शासकीय धनराशि इसमें खर्चा होना बताया गया या कार्य होना बताया गया, उसका सत्यापन, भौतिक सत्यापन और वित्तीय सत्यापन करा लिया जाए और वो उचित रहेगा। माननीय मंडलायुक्त महोदय ने मेरा पत्र 6/11/2025 को गया था, उसके क्रम में एक टेक्निकल ऑडिट कमेटी बनाने का निर्णय लिया। उस टेक्निकल ऑडिट कमेटी ने एक आख्या माननीय मंडलायुक्त महोदय को भेजी और तदोपरांत शासन में, उत्तर प्रदेश शासन में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जो है उसके द्वारा एक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद एक आदेश 10 जून 2026 को जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कार्यालय ज्ञात में कि आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर द्वारा कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2024 में निर्मित चेक डैमों की टीएसी जांच करा के उपलब्ध कराई गई आख्या जो 30 अप्रैल 2026 में प्रकाश में आई अनियमितता में प्रथम दृष्टा दोषी पाए गए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड कानपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील
नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की इसमें प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही साथ इसके अंदर और भी जो मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग है उनको भी एक पत्र शासन से नमामि गंगे के विशेष सचिव महोदय के द्वारा जारी किया गया है, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया है। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।